में भी हमारी जो सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार, किसी भी सूरत में ऐसे आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे वो किसी से जुड़े हुए हों, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, उनकी गिरफ्तारी करेगी। लेकिन लोग पूछ रहे हैं और एक्शन क्या, प्लान एक्शन क्या है, भीतर क्या चल रहा है? कोई तो मानचित्र आपने तय किया होगा कि इस मानचित्र पर हमको चलना है, या फिर जो आपके पास जो रिपोर्ट, आपकी सरकार तक रिपोर्ट आती होगी, उस पर हम आगे चलेंगे। हो क्या रहा है? धमाके तो हो रहे हैं, ये तो दिख रहा है। देखिए आंतरिक रिपोर्ट सरकार का होता है, प्रशासन का होता है, उसको हम चैनल पर नहीं प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सतर्क होते हैं। जो आतंकवादी होते हैं बहुत चालाक होते हैं। अगर चैनल पर डिबेट में आएगा वो प्रसंग, तो निश्चित रूप से वो सजग हो जाएंगे। आप बताएं ना बताएं, वो तो अपनी कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस से आजम बारी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। आजम बारी जी, जो स्थिति है उसे आप देख पा रहे हैं, चिंता का सबब है, और इस मुद्दे को ध्यान में लाने का मकसद बस यही है कि धमाके जो हो रहे हैं उसके पीछे की जो सच्चाई है उस पर ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, अब सभी लोग समझ रहे हैं कि ये धमाके सुनाई नहीं देते थे, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ा होने जा रहा है। आज जो घटना घटी, एक छोटा सा उदाहरण है दरभंगा जंक्शन पर, जहां पार्सल धमाके की जांच के लिए एफएसएल की टीम को लगाया गया। शीशी बरामद हुई, कोई रसायन कह रहा, कोई विस्फोटक कह रहा, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार की जो इंटेलिजेंस है, खुफिया तंत्र है, क्या उस पर सवाल खड़े होने चाहिए? बिल्कुल, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। ये इस तरह की घटनाओं से एक नया वातावरण बनता है, जो वातावरण बिहार और बिहार के बाहर खराब मैसेज जाता है। और अभी आप जब बोल रहे थे तो ये बात सामने आ रही थी कि भाई इंटेलिजेंस फेल्योर, तो 100% इंटेलिजेंस फेल्योर है। जिस तरह का काम मुझे जो जानकारी मिली थी, मैं बांका की, मैंने उसकी पूरी जानकारी ली थी और आप ही के चैनल में इस पर उनके डिस्कशन में भी बैठे थे, तो उसके बाद वहां के गुप्ता डीएसपी से भी बात हुई थी, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर था। चलिए हम जरा आरएसएन सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के पास चलते हैं। आरएसएन साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? कोई चीज नहीं है, सरकार में भी कोई चीज नहीं है। एक बड़ी आरएसएन साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल सर, एक बात तो है तय कि बिहार में जिस तरीके से तरह तरह के मॉड्यूल की बात सामने आई, फिर कुछ दिनों तक धमाके शांत रहे, उपस्थिति तो जो आतंकी है वो दर्ज करा रहे हैं। चौथी चीज की जो स्लीपर सेल है वो अपना काम कर रहा है, और जो ये धमाके हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर और भी फोकस होने की इस वक्त जरूरत है कि आप सचेत हो जाएं। कोई बड़ी तैयारी चल रही है। आप इस मॉड्यूल्स को, इन धमाकों को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो यही देख रहा हूं कि कश्मीर में एलओसी में चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं, तो अभी वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। और कोई भी ऐसे जो जिहादी हमले होते हैं, तो एक चीज जान लीजिए कि कहीं ना कहीं इनका ये इंटरनेशनल बॉर्डर का फायदा उठाते हैं। और मिथिलांचल का जो इलाका है, आपको मालूम है, नेपाल से लगा हुआ है, और कई लोग उधर से आपके जो पाकिस्तान से द्वारा प्रशिक्षित जिहादी हैं, जी, वो उस रास्ते उस बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने खुद नेपाल का दौरा किया है। अगर इंडो नेपाल बॉर्डर पर आप चले जाएं, तो आप ये मदरसों और मस्जिदों का जो नेटवर्क जो है वो आप देख के हैरान हो जाएंगे। और कहां से पैसा आ रहा है, कहां फंडिंग आ रहा है, ये कोई नहीं जानता है। जी। जबकि नेपाल के केवल 4% पॉपुलेशन ही मुसलमान है, लेकिन यह बॉर्डर इलाके पे क्यों हो रहा है? दूसरी बात, आपने कभी यह ध्यान दिया है कि ये सीमांचल में ये आपका ओवैसी क्यों वहां पर लड़ने गया, और कन्हैया ने बेगूसराय ही क्यों चुना? इसका कारण यह था कि ये देखिए 18% मुसलमान बेगूसराय में है, आगे चले जाइए पूर्णिया में, अररिया में 40% है, और किशनगंज में 68%। किशनगंज ऑलमोस्ट बांग्लादेश बॉर्डर से मिलता है। उसके बाद आपका शर्जील इमाम जो है वो चिकन नेक की बात करता है, चिकन नेक का हलाल करने की बात करता है। और बिहार और उत्तर प्रदेश के ही मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था सर, मुख्य रूप से आपको मैं बता दूं। और कश्मीर में भी आप चले जाएंगे ना, तो वहां के हर मस्जिद में, हर मदरसे में आपको बिहारी और यूपी वाले मिलेंगे। तो ये एक पुरानी है। अब आप कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर,
तो इंटेलिजेंस क्या मतलब, इंटेलिजेंस जिहादी एक्टिविटीज को रोक सकता है, जिहादी करंट को नहीं रोक सकता है। जिहादी करंट को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। ये जो आप लोग बार बार कहते हैं कि हाँ इंटेलिजेंस, हाँ ठीक है, जरूर कोई भी जब ऐसी वारदात होती है तो जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है उसमें कहीं लैप्स हुई है, लेकिन जिहादी करंट को कौन रोकेगा? इस पर आप कभी विचार नहीं करेंगे। तो यह समस्या है सर हमारे साथ, क्योंकि आप देखिए ओवैसी का वहां से चुनाव लड़ना, सीमांचल और ये मिथिला का जो क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा रेडिकलाइज है, क्योंकि उनको आसानी है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है वहां पे, और ये लोग वहीं इतने। और आपके किसी प्रीवियस स्पीकर ये पार्टिसिपेंट ने बताया भी कि किस तरीके से 2000 मतलब इंडियन मुजाहिदीन, ये सिमी का ये गढ़ था, फिर उसके बाद यासीन भक्तल ने, और आपकी वो तो बिहार का, हमारे बिहार की बेटी, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, हमारे बिहार की बेटी भी थी वो इशरत जहां। तो हम बहुत महान लोग पैदा करते हैं साहब, उसमें कोई बात नहीं है। तो थोड़ा जिहादी करंट पर गौर कीजिए। ये पिछले कितने साल से यही डिबेट चल रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर। एक मिनट का वक्त देते हैं। आजिम बारी क्या कहना चाहेंगे? जिहादीकरण की बात कह रहे हैं, और जिहादीकरण तो इस बात को लेकर कि आखिर कौन है इसके पीछे जो कि लोगों के मन को, युवाओं के मन को बदल रहा है। सवाल तो ये भी है, इस तरह की जो घटनाएं होती है, मैंने सबसे पहले कहा इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और इसको जांच होनी चाहिए। जांच के बाद पता चलना चाहिए कि ये इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन जैसे ही घटना घटती है तो जिहादी जोड़ देना, आतंकवादी जोड़ देना, इससे भी एक वातावरण गलत पैदा होता है। हर तरह से वातावरण गलत बनाने के लिए जो बोल रहे थे हमारे भाई, अभी तक आजिम बारी जी, अभी तक जो हुआ वो किस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश हो रही थी? सवाल